तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं पिनेकोल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट के अंदर स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स। पिछली क्लास में हमने पिनेकोल पिनेकोलॉन एंड सेमी पिनेकोल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट को स्ट्रक्चरली पूरा समझ लिया है। आज हम इसके अंदर स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। पहले आप इसके बेसिक कंसेप्ट आप समझिएगा कि एक्चुअली कब और किस वक्त किस प्रकार के 3D होने पर हमारे को किस प्रकार से प्रोडक्ट बनाना है। सवाल हम उसके बाद में सॉल्व करना चालू करेंगे, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूं अब सबसे पहले स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पिनेकोल पिनेकोलॉन और देन फिर सेमी पिनेकोल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट, राइट। चलिए तो देखिएगा, मैं स्टार्ट करता हूं। स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पिनेकोल पिनेकोलॉन पिनेकोल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। देखिए पिनेकोल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर मैं सबसे पहले अब आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि कब और किस प्रकार की 3D होने पर हमें प्रोडक्ट बनाना कैसे है। मान लीजिए कि जो 1,2 डाइऑल हमारे को दिया हुआ है उसमें मैंने एक बार फ्लिपिंग रोक दी। फ्लिपिंग इसलिए रोक दी, फ्लिपिंग रोकने का मतलब है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा रखा है। ये अभी हम लोग कन्फर्मेशनल एनालिसिस जो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं उसके अंदर हम लोग ये सीखेंगे, ओके। तो मैंने फ्लिपिंग रोकी और फ्लिपिंग रोकते हुए मैंने क्या किया है, दोनों ओवच को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस एक्सियल पे लगा दिया। मान लीजिए दो ओवच की 3D ऐसे है कि इस 3D के होने पर क्या करना है वो जरा समझिएगा। अगर दो ओवच की 3D इस प्रकार की है आप समझिएगा और मीडियम एसिडिक दे रखा है तो क्या होता है जरा देखेंगे। यहां पर H+ इस OH पर अटैक करेगा, राइट, ये पॉसिबिलिटी है। अब अगर OH ये वाला यूज में आएगा ड्यूरिंग द प्रोटोनेशन, ये लीजिए तो ये प्रोटोनेटेड हो गया OH और ये गुड लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, क्लियर। अब जैसे ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा क्या होगा, जैसे ये बाहर निकलेगा इसके बैक साइड से इस OH का अटैक होगा और जैसे इसके बैक साइड से इस OH का अटैक होगा समझिएगा इस OH के अटैक के बाद हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। ये लीजिए द इपॉक्साइड रिंग विल बी ऑब्टेन। अब आप समझिए ये वाला H जो इक्वेटोरियल पर था ये H एक्सियल पे चला जाएगा। ये लीजिए होता क्या है उसको समझिए आप लोग। अगर यहां पर इसका जो अटैक है वो बैक साइड से हो रहा है, अब एक्सियल की बैक साइड हमेशा इक्वेटोरियल कही जाती है और इक्वेटोरियल की बैक साइड हमेशा एक्सियल कही जाती है। याद रखिएगा क्या कह रहा हूं मैं, समझना। बैक साइड ऑफ एक्सियल, या इसको ऐसे कह दूं बैक साइड ऑफ एक्सियल, ये लीजिए ये क्या कही जाती है, इक्वेटोरियल। यानी इक्वेटोरियल साइड से अटैक होगा अगर एक्सियल पोजीशन पर कभी कोई लगा हुआ लिविंग ग्रुप बाहर निकालना होता है तो। ऐसे ही बैक साइड ऑफ इक्वेटोरियल, ये लीजिए बैक साइड ऑफ इक्वेटोरियल ये क्या होती है, इसको एक्सियल कहा जाता है। बैक साइड ऑफ इक्वेटोरियल का कहा जाता है एक्सियल। ठीक इसी प्रकार से समझना। अब बैक साइड ऑफ एक्सो, जब हम ये चीज कर ही रहे हैं तो पूरा समझ लो। बैक साइड ऑफ एक्सो एंडो कहा जाता है,
बैकसाइड ऑफ एंडो एक्सो कहा जाता है, राइट। ऐसे बैकसाइड ऑफ वेज, अब मान लीजिए कोई लिविंग ग्रुप वेज पर है तो डैश कहा जाता है, और बैकसाइड ऑफ डैश तो फिर वेज कहा जाता है। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इसकी बैकसाइड क्या है ये हमेशा याद रखिए, करेक्ट। तो बताइए यहां पर लिविंग ग्रुप कहां पे लगा हुआ था, एक्सियल पे, और मैंने कहा एक्सियल की बैकसाइड क्या होती है, इक्वेटोरियल, इसलिए इस ओवच का बैकसाइड अटैक इक्वेटोरियल साइड से होगा। जब इस ओवच ने बैकसाइड इक्वेटोरियल से अटैक किया, समझना, तो ये जो एच जो कि कहां पर है, खुद इक्वेटोरियल पर, तो इक्वेटोरियल वैलेंसी तो अब इसकी ऑक्सीजन ने बना ली, तो एच एक्सियल पे चला जाएगा, और जैसे ये अटैक होगा ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमारे को पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो ऑक्सीजन है, पॉजिटिव चार्ज जो ऑक्सीजन है उसमें से यहां से हम H प्लस बाहर निकाल देंगे, और जैसे ये H प्लस बाहर निकालेंगे हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, दिस वन इज द इपॉक्साइड, और ये H इक्वेटोरियल से कहां पे आ गया, एक्सियल पे। पहले H इक्वेटोरियल पे था, अब ये एक्सियल पे आ चुका है, इसको हमें ध्यान रखना है। तो इसका मतलब जब भी कभी दो OH एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ट्रांस एक्सियल होते हैं तो इपॉक्साइड रिंग हमारे को बनानी होती है। अब आप सोचेंगे कि यही OH क्यों निकाला, वो भी तो निकल सकता था, तो मैं कहूंगा यस बिल्कुल, जितनी पॉसिबिलिटी राइट नाउ इस OH के निकलने की है बिल्कुल उतनी ही पॉसिबिलिटी इस OH के निकलने की भी है, दोनों के निकलने की पॉसिबिलिटी बराबर है। तो मैं इसमें ये चीज भी करा सकता हूं, बिल्कुल ये चीज सही है। अगर मान लीजिए मैं एसिडिक मीडियम में ये कहूं कि प्रोटोनेशन यहां पर इस OH पर हो जाए, ये लीजिए, अगर इस OH पर प्रोटोनेशन होगा तो फिर हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, ये लीजिए, क्लियर। और यहां से ये OH एक गुड लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इज इट क्लियर। और जैसे ये बाहर निकलेगा इसको निकालने में इस OH का बैक साइड अटैक होगा, करेक्ट, इस OH का बैक साइड अटैक होगा, ये लीजिए, क्लियर। अब अगर ये बैक साइड अटैक होगा तो किधर से अटैक हो रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर लिविंग ग्रुप एक्सियल पर है तो बैक साइड अटैक इक्वेटोरियल से होगा, और जैसे ये बैक साइड अटैक होगा देखिएगा इससे बनेगा क्या, इससे ये ऑक्सीजन, ये लीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज होगी, और इक्वेटोरियल पर जो ये हाइड्रोजन थी एक्चुअली वो खुद एक्सियल पे चले जाएगी, ये लीजिए। फाइनली पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन से H प्लस बाहर निकल जाएगा, और जैसे ये H प्लस बाहर निकलेगा हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन होगी, ये लीजिए, ये हमारे को एपॉक्साइड रिंग मिलेगी। यानी जितनी पॉसिबिलिटी इस OH के निकलने की थी उतनी ही पॉसिबिलिटी ऊपर वाले OH के निकलने की भी होगी, बस अभी इस वक्त कौन सा OH निकालना है किस वक्त, तो मैं ध्यान से आपको एक चीज मैं आपको समझा दूं कि अगर दोनों OH की नेचर एक जैसी है, दोनों तरफ अगर आप देखें तो यहां भी हाइड्रोजन के साथ OH है, हाइड्रोजन के साथ OH है, तो आप दोनों एक्सियल OH में से किसी भी एक्सियल OH को राइट नाउ निकाल सकते हो। तो इसलिए मैंने दोनों OH को निकालते हुए ये प्रोडक्ट बनाया है, और दोनों के बनने की संभावना बराबर है, क्लियर। तो जब भी कभी हमें सीखना क्या है, यहां हमें तो केवल इतनी सी बात सीखनी है कि जब भी कभी दो OH एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस एक्सियल पे होते हैं तो फिर हम लोग उस 3D से एपॉक्साइड रिंग ऑब्टेन करते हैं, हम उस 3D से एपॉक्साइड बनाते हैं, क्लियर। अब मैं एक 3D और डिस्कस करता हूं आपसे, देखिए, तो यहां ये मैंने केस 1 आपसे डिस्कस किया है अभी तक, क्लियर। अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं केस 2, देखो भाई, अब मैं केस 2 आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। देखिए केस 2 क्या है जरा समझिएगा। केस 2 में मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए यही दोनों OH इक्वेटोरियल पे होते,
ये लीजिए, अगर ये दोनों ओवच इक्वेटोरियल पर होते तो इस 3D से हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है जरा वो भी देख लेते हैं। देखो मीडियम मैंने एसिडिक ले रखा है, ऑब्वियसली एसिडिक मीडियम के अंदर ये कहा जाएगा कि ये H प्लस प्रोटोनेशन करेगा इस ओवच का। जैसे ही इस ओवच का प्रोटोनेशन होगा ये लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा। ये लीजिए, ये हो गया राइट। अब इसमें आगे की बात देखना, बहुत ही काम की चीज अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अगर मैं ये कहूं कि ये जो लिविंग ग्रुप है, ये जो लिविंग ग्रुप है राइट नाउ, बताइए इसका एंटी पेरिप्लेनर कौन है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि इस बॉन्ड का एंटी पेरिप्लेनर ये बॉन्ड होता है, और इस लिविंग ग्रुप का एंटी पेरिप्लेनर, ये जो लिविंग ग्रुप है, इस लिविंग ग्रुप का एंटी पेरिप्लेनर ये एटम होता है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, याद कीजिए मैंने आप लोगों से क्या डिस्कशन किया था। मैंने ये आप लोगों से डिस्कस किया था कि इक्वेटोरियल बॉन्ड का एंटी पेरिप्लेनर, अगर मैं ये बाकी की सारी वैलेंसी बता दूं, ये लीजिए, ये लीजिए, तो बताइए इसका एंटी पेरिप्लेनर ये होता है, इस इक्वेटोरियल का एंटी पेरिप्लेनर इधर से ये बॉन्ड होता है, इक्वेटोरियल ग्रुप का एंटी पेरिप्लेनर रिंग का एटम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहां से हम इस लिविंग ग्रुप को निकालेंगे तो उसके बैक साइड से ये एटम अटैक करेगा और रिंग कॉन्ट्रैक्शन हम लोगों को मिलेगा। और हम लोग लिखकर आए हैं रीअरेंजमेंट में कि समटाइम्स बिकॉज ऑफ द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स आल्सो रिंग कॉन्ट्रैक्शन विल बी टेक्स प्लेस। हमने ये पॉइंट रीअरेंजमेंट में लिखा है कि समटाइम्स बिकॉज ऑफ द स्टीरियोकेमिकल रीजन ring contraction also takes place and will be discussed in pinnacle pinnaculon and semi pinnacle pinnaculon rearrangement। ये हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स के कारण हमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है कि जब इस इक्वेटोरियल लिविंग ग्रुप को हम बाहर निकालते हैं तो इसका जस्ट एंटी पेरिप्लेनर ये है, ये बैक साइड से अटैक करेगा। क्लियर। अब होता क्या है, स्टूडेंट पूछता है कई बार ये चीज कि सर यहां पर आपने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को क्यों नहीं देखा, यहां आप एंटी पेरिप्लेनर क्यों देख रहे हो। इसका कारण है एसाइक्लिक सिस्टम के अंदर हम लोग यहां ये रोटेशन करवाते थे। एसाइक्लिक सिस्टम में इस प्रकार का रोटेशन पॉसिबल था और इस प्रकार के रोटेशन के कारण इस लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में इस पर लगा हर ग्रुप एंटी पेरिप्लेनर पे आ सकता था। इस पर रोटेशन के कारण, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड पर रोटेशन के कारण इस लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में यहां पर लगा हर ग्रुप एंटी पेरिप्लेनर आ सकता है इसके रेस्पेक्ट में। इसलिए एंटी पेरिप्लेनर पे जब भी कभी वो ग्रुप आता है जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है वो माइग्रेट कर जाता है और लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। हम लोग अब तक ये पढ़कर आए हैं स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स में, लेकिन अब के जो मैंने ये जो सवाल लिए हैं इनमें फ्री रोटेशन हमने रोक रखा है। मतलब ये जो रोटेशन जो हम आसानी से करवा लेते थे वो रोटेशन हमने यहाँ पर ब्लॉक कर रखे हैं, वो चीजें हमने रोक रखी है। जब इस प्रकार के रोटेशन अगर रोक किए जाएंगे तो फिर लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो भी ग्रुप एंटी पेरिप्लेनर उस वक्त है हम उसी को बाहर निकाल देते हैं, मतलब उसी को माइग्रेट करवाते हैं और लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देते हैं। मैंने क्या बोला, अगर हमने रोटेशन रोक रखे हैं तो रोटेशन रोके जाने के कारण लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो भी ग्रुप एंटी पेरिप्लेनर है हम उसी को माइग्रेट करवाएंगे, अब चाहे उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम हो या ज्यादा हो, बिकॉज माइग्रेट हमेशा एंटी पेरिप्लेनर वाला करता है। यहां पर एंटी पेरिप्लेनर इसलिए नहीं देखते थे बिकॉज रोटेशन के कारण हर ग्रुप एंटी पेरिप्लेनर आ सकता था, इसलिए हम लोग जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है उसको माइग्रेट करवाते थे। लेकिन ये चीज अब नहीं चलेगी। अब मैंने क्या बोला, अब हमारे को यहां पर किसको करवाना है माइग्रेट, जो एंटी पेरिप्लेनर पर है लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में। इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए जी, अब मैं आगे की बात करता हूं मैं, देखना। तो जैसे ही यहां पर ये लिविंग ग्रुप बाहर निकला और यहां से ये एंटी पेरिप्लेनर पे लगा हुआ ग्रुप माइग्रेट करेगा तो हमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा।
और जैसे ही इसके अंदर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये लीजिए, ये लीजिए, जैसे ही रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, करेक्ट। और उसके बाद में ये लोन पेयर यहां से यहां, और हमारे को ये 5 मेंबर्ड रिंग मिली, ये लीजिए। इस 5 मेंबर्ड रिंग पर ये लीजिए, ये मैंने यहां टर्शियरी ब्यूटाइल लगा दिया और एक कार्बन छोड़ के ये मैंने CHO ग्रुप बना लिया। इसका मतलब हमें जो प्रोडक्ट मिला वो प्रोडक्ट रिंग कॉन्ट्रैक्शन के साथ मिला है, करेक्ट। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर कि जब भी कभी हम लोग दो OH को इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाते हैं, ये लीजिए, दो OH को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इक्वेटोरियल पोजीशन पर लगाते हैं, देन प्रोडक्ट ऑब्टेन विथ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो प्रोडक्ट रिंग कॉन्ट्रैक्शन के साथ हम लोगों को मिलता है। अब मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं केस 3। केस 3 में मैंने क्या लिया, केस 3 में मैंने दोनों OH की 3D कुछ इस प्रकार के लगाई। ये एक OH, ये लीजिए, और ये दूसरा OH, करेक्ट। ये लीजिए, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, ओके। ये लीजिए, ये मैंने लगाया है। अब आप समझना, अब यहां पर मैंने एसिडिक मीडियम दिया, फ्लिपिंग मैंने रोक रखी है, क्लियर। अब आप देखिएगा यहां पर इस प्रकार की 3D में क्या प्रोडक्ट बनता है वो जरा समझते हैं। अब यहां पर प्रोटोनेशन हम इन दोनों OH में से किसके ऊपर करवाएं, सबसे पहले तो हमारे को ये समझना है। तो याद रखना, इन दोनों OH में से हम प्रोटोनेशन उस OH पर करवाते हैं जिधर हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किस पर? जिधर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो इधर भी H लगा है, इधर भी H लगा है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो बराबर दिखाई दे रही है। अब क्या करें? तो अब आप दोनों OH में से उस OH पर प्रोटोनेशन करवाओगे जहां पर जो OH एक्सियल पोजीशन पर है। याद रखिएगा, पहले मैं क्या देख रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कि दोनों OH में से मैं उस OH पर प्रोटोनेशन करवाऊंगा जिधर स्टेबल कार्बोकेटाइन हमारे को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर दोनों तरफ बनने वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बराबर है तो फिर मैं एक्सियल OH की तरफ प्रोटोनेशन करवाऊंगा, यानी यहां प्रोटोनेशन इस एक्सियल OH पे हो जाएगा। जैसे इस OH के ऊपर प्रोटोनेशन हुआ तो आफ्टर द प्रोटोनेशन हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। ये लीजिए, ये स्पीशीज हम लोगों को मिल गई। इज इट क्लियर? अब आप ध्यान से देखिए कि जो OH पर मैंने प्रोटोनेशन करवाया है, एक्चुअली वो OH कहां पर है, वो एक्सियल पे है। और इसका एंटी पेरिप्लेनर कौन है? इसका एंटी पेरिप्लेनर ये हाइड्रोजन है। तो अब यहां पर क्या होगा जरा देखिएगा, ये OH2 प्लस एक लिविंग ग्रुप बन चुका है, यहां से ये लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा। और इसका एंटी पेरिप्लेनर कौन है? ये वाला हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके माइग्रेट करेगा। क्लियर? तो एंटी पेरिप्लेनर वाला ग्रुप माइग्रेट करता है। अब आप समझिएगा यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लीजिए मैं इन हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को एक नाम देता हूं, ये वाला हाइड्रोजन कहता हूं H1 है, और इस वाले हाइड्रोजन के लिए कहता हूं ये H2 है। एक H1 है और एक H2 है, ये मैंने नाम दे दिए इन हाइड्रोजन को। क्लियर? एक H1 है और एक H2 है। तो एक बात बताइए, जब ये H2 माइग्रेट करेगा और इस लिविंग ग्रुप को निकालेगा तो ये स्टीरियो क्या होगी वो जरा देखो। चूंकि लिविंग ग्रुप एक्सियल पे लगा हुआ है, और एक्सियल की बैक साइड इक्वेटोरियल होती है। एक्सियल की बैक साइड क्या होती है? इक्वेटोरियल। ये अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, ओके। तो इस एक्सियल लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए बैक साइड अटैक इस H2 का जो ये माइग्रेट करेगा वो इक्वेटोरियल से होगा। और जब ये इक्वेटोरियल साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा जरा देखेंगे। ये टर्शियरी ब्यूटाइल ऐसे, H2 इक्वेटोरियल साइड से अटैक करेगा तो H2 खुद इक्वेटोरियल पे आ जाएगा और H1 को एक्सियल पे भेज देगा।
आ गई बात समझ में? H1 कहां चला गया? एक्सियल पे। H2 खुद कहां गया? इक्वेटोरियल पे। और यहां पे ये OH हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। फाइनली ये लोन पेयर यहां, ओके, और यहां पर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप हमारे को ऑब्टेन होगा। ये लीजिए, ये H2 हो गया, ये H1 हो गया और यहां से ये कार्बोनाइल हम लोगों को ऑब्टेन हुआ। तो ये मैंने आप लोगों को केस 3 डिस्कस करके बता दिया। करेक्ट? ये केस 3 मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। अब हमारे को देखना है अगली चीज कि 3 प्रकार की ये 3D समझने के बाद अब हम आराम से इस पर बेस्ड सवाल सॉल्व कर सकते हैं कि क्वेश्चंस हमें किस प्रकार से पूछे जाएंगे और हमें करने कैसे हैं। राइट? तो किस 3D से क्या बनाना है मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूं। देखिएगा, अगर दो OH एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1,2 ट्रांस एक्सियल है, अगर दो OH एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1,2 ट्रांस एक्सियल है, देन प्रोडक्ट इज इपॉक्साइड, तो हमें इपॉक्साइड रिंग ऑब्टेन होती है। अगर दोनों OH एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1,2 इक्वेटोरियल है, देन प्रोडक्ट ऑब्टेन विथ रिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो हमारे को रिंग कॉन्ट्रैक्शन के साथ प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। और अगर दो OH में से एक एक्सियल पर है, एक इक्वेटोरियल पर है, तो आप एक्सियल OH को भी निकाल सकते हो, इक्वेटोरियल को भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसको निकालोगे? जिस OH को निकलने पर आपको ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बनने वाले कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बराबर सा दिख रहा है, बिकॉज यहां भी H है, यहां भी H है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहां फिनाइल होता, यहां हाइड्रोजन होता है, यहां फिनाइल, यहां हाइड्रोजन, तो फिर आप इस वाले OH को निकालते। व्हाई? बिकॉज ये वाला OH निकलने के बाद ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हमारे को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या बोला? अगर यहां पर यहां दोनों OH में से आप किसी भी OH को निकाल सकते हो, जिधर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिखाई देगा, आपको उस OH को बाहर निकालना है। लेकिन अगर स्टेबिलिटी बराबर दिखाई दे रही है दोनों तरफ, तो फिर आप हमेशा एक्सियल OH को बाहर निकालेंगे। कौन से OH को बाहर निकालेंगे? एक्सियल को। और जब एक्सियल OH बाहर निकलता है तो इसका एंटी पेरिफेनल जो भी ग्रुप है वो माइग्रेट करता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, और यहां हमारे को इस तरह से कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप ऑब्टेन होता है। क्लियर? अब मैं आपसे यहां पर एक सवाल डिस्कस करता हूं, जरा आप लोग देखना। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, मैंने एक ये लीजिए, पहले ट्रांस लेते हैं। मैंने ये 1,2 ट्रांस डाइऑल लिया और इसको मैंने एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस दी। हमारे को देखना है एक्चुअली प्रोडक्ट बनेगा क्या। ओके, तो देखो, मुझे ये बताइए, ये हमको क्या दिया गया है? हमारे को 1,2 ट्रांस डाइऑल दिया गया है और 1,2 ट्रांस डाइऑल में हमने पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट करवाना है। ओके, अब आप देखिएगा, 1,2 ट्रांस डाइऑल से पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट के बाद बनता क्या है, मैं सॉल्व करके बताता हूं, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, पहले तो आप लोगों को इस 1,2 ट्रांस डाइऑल का मीनिंग पता होना चाहिए। तो 1,2 ट्रांस डाइऑल का क्या मतलब है, इसको आप समझो। देखिए, कंफर्मेशन में हमें स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स लगाना सीख जाएंगे। वैसे बेसिक चीजें हैं, बीएससी की आनी चाहिए हमारे को। 1,2 ट्रांस स्टीरियो का मतलब होता है या तो एक्सियल या इक्वेटोरियल। 1,2 ट्रांस का मतलब होता है एक्सियल या इक्वेटोरियल। अब यहां मैंने कोई टर्शरी ब्यूटाइल तो लगा नहीं रखा, और अगर मैंने कोई टर्शरी ब्यूटाइल नहीं लगा रखा है, अगर मैंने यहां कोई टर्शरी ब्यूटाइल नहीं लगा रखा है, तो ऐसी स्थिति में फ्लिपिंग प्रेजेंट रहेगी। तो यहां एक्सियल इक्वेटोरियल ये दो फ्लिपिंग से एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इनमें से ये जो एक्सियल है ये लेस पॉपुलेटेड है, और जो इक्वेटोरियल है ये मोर पॉपुलेटेड है।
ओके, एक लेस पॉपुलेटेड है और एक मोर पॉपुलेटेड है। अब मैं एक बार जरा इन्हें ड्रॉ करता हूं। देखो 1,2 ट्रांस मैंने बनाया, ये एक्सियल एक्सियल है, राइट, ये एक्सियल एक्सियल है, 1,2 ट्रांस। और हम ये जानते हैं कि यहां फ्लिपिंग प्रेजेंट है और फ्लिपिंग के कारण ये मोर स्टेबल कन्फर्मर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप समझिएगा, फ्लिपिंग के बाद एक बार मैं बना ऐसे ही रहा हूं, आप समझना। वैसे हमारे को ये पता है कि एक्चुअली ये वाला जो एटम है वो एटम, एक्चुअली ये चेयर आफ्टर द फ्लिपिंग बन ऐसे जाती है। ये वाला एटम, ये एटम बन जाता है, ये वाला एटम, ये एटम बन जाता है ना। एटम ऊपर वाले नीचे चले जाते हैं, नीचे वाले ऊपर चले जाते हैं, लेकिन अभी हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे को इस वक्त पिनिकल पिनिकलॉन समझना है। आप तो केवल ऐसे मान लो, फ्लिपिंग के बाद ये दोनों एक्सियल ओवच जो हैं, ये दोनों एक्सियल जो ओवच हैं, ये दोनों कहाँ चले जाते हैं? इक्वेटोरियल पे चले जाते हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां, आप देखिएगा, मैं कहना चाह रहा हूं यहां कि इन दोनों में से ये वाली जो फॉर्म है, ये इनमें अगर देखा जाए तो इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ स्टेरिक रिपल्शन होगा इस ओवच का, इसका और इसका आपस में, इसका और इसका आपस में स्टेरिक रिपल्शन होगा, करेक्ट। और अगर दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्शन होगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही स्टेरिक रिपल्शन हमारे को इस OH का नीचे की तरफ इस H के साथ भी मिलेगा। और इस प्रकार के स्टेरिक रिपल्शन के कारण भी इनके बीच में भी स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है, ये लीजिए। और दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्शन होने के कारण, ये लीजिए, यहाँ भी स्टेरिक रिपल्शन होगा। और स्टेरिक रिपल्शन होने के कारण इधर भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए ये कहा जाता है कि जो ये वाली फॉर्म है वो लेस पॉपुलेटेड है, ये वाली जो फॉर्म है वो लेस पॉपुलेटेड है। और यहां पर इस प्रकार का स्टेरिक रिपल्शन है नहीं, तो हम कहेंगे ये वाली जो पॉपुलेशन है वो मोर पॉपुलेटेड होगी। इसका मतलब इक्विलिब्रियम के अंदर इसकी पॉपुलेशन ज्यादा है और इसकी पॉपुलेशन कम है। तो अब क्या होगा, अगर ये 3D रिएक्शन करेगी तो प्रोडक्ट ये भी देगी, और ये वाली कन्फर्मर भी रिएक्शन करेगी, प्रोडक्ट ये भी देगी। दोनों ही कन्फर्मर हमारे को प्रोडक्ट तो देगी। अब आप समझना प्रोडक्ट हमारे को कैसे कैसे मिलेगा। अगर मैं यहां इस पर ये प्रोटोनेशन करवाऊं तो प्रोटोनेशन के बाद हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, ये लीजिए। और मैं यहां ये OH लिखूंगा और उसके बाद में फाइनली इसका बैक साइड अटैक कराऊंगा और ये H2O बाहर, और हमारे को यहाँ एपॉक्साइड रिंग ऑप्टेन होगी। क्लियर। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं यहाँ ये प्रोटोनेशन कराऊंगा, दोनों OH में से किसी भी एक OH पे प्रोटोनेशन करा दूंगा, इससे हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। और अब मैं यहाँ जब इस लिविंग ग्रुप H2O को बाहर निकालूंगा, ये लीजिए, तो इसके बैक साइड से इस कार्बन को इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ माइग्रेट करवाऊंगा, और जैसे ये माइग्रेशन होगा हमारे को रिंग कॉन्ट्रैक्शन के साथ ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ये अभी हमने सीखा था। अब आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब आप इसको, अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि चूंकि ये वाला जो प्रोडक्ट बना है, देखना ये जो प्रोडक्ट बना है ये मोर पॉपुलेटेड कन्फर्मर से बना है, इसलिए ये वाला जो प्रोडक्ट होगा, ये वाला जो प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट मेजर बोला जाएगा। ये प्रोडक्ट कैसा है? मेजर। और ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला, ये जो प्रोडक्ट है ये लेस पॉपुलेटेड कन्फर्मर से बना है, इसलिए ये वाला जो प्रोडक्ट है वो
माइनर बोला जाएगा। इसका मतलब जब भी कभी हम लोग ट्रांस 1,2 डाइऑल लेते हैं, हम ट्रांस 1,2 डाइऑल लेते हैं और उसमें पिनिकोलोन रीअरेंजमेंट करवाते हैं, तो हमारे को ये मेजर प्रोडक्ट मिलता है और ये माइनर प्रोडक्ट मिलता है। क्यों? बिकॉज मेजर मोर पॉपुलेटेड कन्फर्मर से मिला है और माइनर लेस पॉपुलेटेड कन्फर्मर से मिला है। इस तरह से हम लोग ये प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके और अगर आपको हल्का सा अगर 3D में ऐसे में प्रॉब्लम है ये कैसे बने, तो ये सब कुछ अभी हम लोग कन्फर्मेशनल एनालिसिस के अंदर स्टडी कर लेंगे, जो आने वाली हमारी स्टीरियो की 2-3 क्लासेस रहेंगी। ओके अब मैं आपसे एक सवाल और डिस्कस करता हूं, देखिएगा। 4th एग्जांपल, अगर मान लीजिए सेकंड एग्जांपल है ना, अगर मान लीजिए मैं यहां पर कुछ इस प्रकार का केस लेता हूं जहां पर मैंने दोनों OH को ये लीजिए सिस स्टीरियो पे लगाया है और ये एसिडिक मीडियम हमने इसको प्रोवाइड किया। ये लीजिए अब हमें देखना है इस स्टीरियो से हमारे को क्या प्रोडक्ट बनाना है। ओके तो देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि ये एक सिस वन टू डाइऑल है और ये सिस 1,2 डाइऑल का मतलब होता क्या है, जरा आप लोग देखें। सिस 1,2 डाइऑल का मतलब होता है एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल, यानी 1,2 पोजीशंस पर एक ग्रुप एक्सियल और एक ग्रुप इक्वेटोरियल को हम क्या बोलते हैं, सिस स्टीरियो केमिस्ट्री। अब मैं यहां सिस स्टीरियो केमिस्ट्री एक बार ड्रॉ करता हूं, जरा आप लोग देखिएगा। ये मैंने सिस स्टीरियो केमिस्ट्री ड्रॉ करी, ये मैंने एक्सियल लिया और ये मैंने इक्वेटोरियल लिया। और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एक इसी की पॉसिबिलिटी ये भी तो लिखी जा सकती है, क्या क्या, कि ये इक्वेटोरियल लिख दिया जाए और ये एक्सियल लिख दिया जाए। बताइए, यही पॉसिबिलिटी एक ऐसे भी लिखी जा सकती है, राइट। अब अगर कोई आपसे ये कहे कि बताइए ये दोनों पॉसिबिलिटी बराबर एग्जिस्ट करेगी या अलग अलग एग्जिस्ट करेगी, तो आप कहेंगे दोनों बराबर एग्जिस्ट करेगी, बिकॉज जितना स्टेरिक रिपल्शन इस फॉर्म में है उतना ही स्टेरिक रिपल्शन इस फॉर्म में भी होगा। आ गई बात समझ में? यहां तक दोनों का पॉपुलेशन बराबर होगा, तो मैं कहूं दोनों राइट नाउ 1:1 के अंदर एग्जिस्ट करेगी। दोनों एग्जिस्ट कैसे करेगी? 1:1 के अंदर, राइट। अब मैं ये कह दूं कि चाहे आप ये फॉर्म ले लो चाहे आप ये फॉर्म ले लो, दोनों से ही हम प्रोडक्ट बना लेते हैं। आपको मैंने क्या सिखाया है? ये सिखाया है कि अगर दो OH एक एक्सियल पे है एक इक्वेटोरियल पर है, तो आप किसको बाहर निकालोगे? मैंने कहा जिधर स्टेबल कार्बोकेटाइन हमारे को बनता हुआ दिखाई देता है। ऑब्वियसली हम दोनों OH में से फर्स्ट OH सेलेक्ट वही करते हैं जिधर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिखाई देता है, क्लियर। और अगर दोनों तरफ स्टेबल कार्बोकेटाइन बराबर है, अभी इस वक्त दोनों OH में से कोई सा भी OH निकाल सकते हैं, बिकॉज जितनी स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की इधर दिख रही है उतनी ही स्टेबिलिटी इधर दिख रही है। ऐसी स्थिति में हम हमेशा किस OH को बाहर निकालते हैं? हम एक्सियल OH को हमेशा बाहर निकालते हैं। तो अब अगर हम यहां प्रोटोनेशन इस एक्सियल OH पे करवाएं, ये लीजिए, अगर हम इस एक्सियल OH पर प्रोटोनेशन करवाएंगे, अगर हम इस एक्सियल OH पे प्रोटोनेशन करवाएंगे तो हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। अब क्या होगा जरा देखेंगे। अब यहां से ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और इसके एंटी पेरिपेनर पे ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और माइग्रेट करेगा। और जैसे ये माइग्रेशन होगा हमारे को क्या स्पीशीज मिलेगी, वो जरा हम देख लेते हैं। ये लीजिए, और यहां से ये कार्बोनाइल हो गया, और अगर मैं नाम देता हूं कि ये हाइड्रोजन H1 था और इधर जो हाइड्रोजन है मान लीजिए वो H2 था, तो ये H1 ऑब्वियसली यहां लगाया जाएगा और H2 यहां लगाया जाएगा। एक बार हम यही लिखेंगे तो हमारे को क्या मिल गया, हमारे को
बेसिकली कार्बोनाइल मिल गया। अगर आप मान लीजिए रिएक्शन यहां से शुरू करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप प्रोटोनेशन करवाते हो, ये लीजिए, जैसे ये प्रोटोनेशन करवाओगे तो दोनों OH में से, मैंने क्या बोला, हम प्रोटोनेशन उस OH पे करवाएंगे जिधर हमारे को स्टेबल कार्बोकैटायन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चूंकि यह स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन दोनों OH की तरफ बराबर है, इसलिए मैं प्रोटोनेशन उस OH पे करवाऊंगा जो OH कहां पर है, एक्सियल पर प्रेजेंट है। तो मैं यहां ये लीजिए, यहां इस OH पे प्रोटोनेशन करवाऊंगा, और जब इस OH पे प्रोटोनेशन करवाऊंगा, ये लीजिए, तो यहां से ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा और ये H माइग्रेट करेगा, और जैसे ये माइग्रेशन हुआ हमारे को वही साइक्लोहेक्सेनॉन ऑब्टेन होगी। तो आपने देखा साइक्लोहेक्सेनॉन यहाँ मिल रही है, साइक्लोहेक्सेनॉन ही यहाँ मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी हम सिस 1,2 डाइऑल लेंगे तो इन प्रोडक्ट इज साइक्लोहेक्सेनॉन, हमें साइक्लोहेक्सेनॉन इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो आपने देखा कि 1,2 ट्रांस डाइऑल होने पर हमारे को दो प्रकार के प्रोडक्ट मिले, जिनमें एक मेजर है और एक माइनर है। लेकिन सिस डाइऑल लेने पे हमारे को क्या ऑब्टेन हो रहा है, साइक्लोहेक्सेनॉन। ठीक है, अब आप लोग फटाफट इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे, ये लीजिए, थर्ड एग्जांपल लेता हूं मैं, और आप लोग बताएंगे इससे हमारे को क्या ऑब्टेन होगा। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और बताएंगे मुझे सॉल्व करके। हाँ भाई देखो, इसका आंसर आप लोगों का ये आया होगा। सबसे पहले मैं इसकी चेयर फॉर्म बनाता हूं, ये लीजिए, और जब आप चेयर फॉर्म बनाओगे तो 1,2 सिस डाइऑल, ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस पोजीशन पर हैं। और सिस का मतलब क्या होता है, अगर मैं एक एक्सियल पे OH लगाऊंगा तो एक OH इक्वेटोरियल पे लगाऊंगा, और बाकी ये मिथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है। इज इट क्लियर? ये लीजिए, अब यहां पर एसिडिक मीडियम के अंदर दोनों OH में से किसी एक OH पे प्रोटोनेशन होगा। जैसे प्रोटोनेशन हुआ यहां पर, ये लीजिए, ये स्पीशीज बन गई, ये OH हो गया और ये Me हो गया। और उसके बाद हमारे को पता है कि यहां से ये H2O बाहर, तो ये Me माइग्रेट कर जाएगा और फाइनली हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, दैट इज द कीटोन, एक मिथाइल एक्सियल पे और एक इक्वेटोरियल पर, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट इज कीटोन, ये लीजिए, और इस पोजीशन पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, दैट मीन्स 2,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। अगर मैं IUPAC नंबरिंग करता हूं यहां, तो कार्बोनाइल को 1 नंबर दूंगा और इस वाले कार्बन को 2 नंबर दूंगा, तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया, 2,2 डाइमिथाइल, ये लीजिए, 2,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन, ये लीजिए, साइक्लोहेक्सेनॉन। करेक्ट, तो हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। अब मैं इसी पर बेस्ड एक एग्जांपल और लेता हूं, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, देखिएगा। फोर्थ एग्जांपल अब हम लोग लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल में हमने क्या किया, सिस डेकालेन ली, ये लीजिए, और दोनों OH को
मैंने यहाँ एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस स्टीरियो के साथ लगाया और मीडियम एसिडिक थी। आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा, करेक्ट। यानी मैंने यहाँ पर सिस स्टीरियो के साथ ये आपको सबस्ट्रेट दिया है, ये डेकालीन सिस स्टीरियो केमिस्ट्री रख रही है और सिस 1,2 डाइऑल आपको यहाँ पे दिया गया है, यानी ये सिस 1,2 डाइऑल है। रिलेटिव पोजीशन वही 1,2 है और स्टीरियो केमिस्ट्री सिस है। अब ये सॉल्व कैसे होगा जरा मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लेता हूं। देखो, सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि ये सिस डेकालीन बनाई कैसे जाती है, क्लियर। तो देखो इधर, मैं अगर यहां ये लीजिए ये डेकालीन लेता हूं, ओके, या चलिए मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूं, पहले ये बना लेता हूं, क्लियर। और यहां ये लीजिए ये सिस डेकालीन हो गई। अब ये सिस डेकालीन कैसे बनाई जाती है अपने को ये चीज कन्फर्मेशनल एनालिसिस के अंदर समझनी है, ओके। अभी तो एक बार आप देखिए, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये सिस डेकालीन मैंने यहां पर बनाई और इस सिस डेकालीन पर मेरे को 2 OH लगाने हैं सिस स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ। तो ये OH एक्सियल पे आ गया और ये OH इक्वेटोरियल पे आ गया है, ये लीजिए, करेक्ट। अब अपने को यही देखना है ना कि आफ्टर पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट होगा क्या। अब मैं दोनों OH में से किस OH पर प्रोटोनेशन करवाऊं ये हमें देखना है। और मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों OH में से हम उस OH पर प्रोटोनेशन करवाते हैं जिधर हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर चाहे आप इस OH पर कराओ, कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, इस OH पर कराओ, यहां कार्बोकेटाइन बना, अज्यूम किया बराबर स्टेबिलिटी आ रही है। इसका मतलब जब स्टेबिलिटी बराबर दिखाई दे रही है तो ऐसी स्थिति में आप प्रोटोनेशन एक्सियल OH पर करवाएंगे। तो यहां पर प्रोटोनेशन हम एक्सियल OH के ऊपर करवाएंगे। जैसे इस वाले OH के ऊपर प्रोटोनेशन हुआ, हम लोग इस डेकालीन को अब वापस से लिखते हैं, ये लीजिए ये लिखा मैंने, और यहां ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये लीजिए, और यहां OH लगाया मैंने, ये लीजिए, ये लिविंग ग्रुप OH2+ बन चुका है और यहां ये OH है। अब क्या होगा वो देखिएगा आप लोग जरा। अब यहां पर जब ये लिविंग ग्रुप निकलेगा तो यार इसका एंटी पेरिपेनर कौन है, इसका एंटी पेरिपेनर ये वाला कार्बन है। ये कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके और माइग्रेट करेगा। अब लेके माइग्रेट करेगा तो देखिएगा होगा कैसे, क्या होगा जरा आप लोग समझिएगा। जब लिविंग ग्रुप बाहर निकला तो ये कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके माइग्रेट करेगा और एक्सियल पोजीशन पर अगर किसी लिविंग ग्रुप को निकालना है, अगर एक्सियल पे लगा हुआ कोई लिविंग ग्रुप निकालना होता है तो अटैक किधर से कराना होता है, इक्वेटोरियल साइड से। तो मैं यहां इक्वेटोरियल साइड से अटैक करवाऊंगा, ये लीजिए, ये मैंने इक्वेटोरियल साइड से अटैक करवाया। अब आप देखिएगा इस अटैक के बाद हमारे को स्पीशीज क्या मिली है जरा देखेंगे। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये ऐसे कि ऐसे लिखा जाएगा, क्लियर। और एक्चुअली अब इस वाले कार्बन पर, इसी कार्बन पर कितने कार्बन लगे हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। ये चारों कार्बन इसी कार्बन पे लगे हैं, ये लीजिए ऐसे बने हैं, राइट। एक एक्सियल पे आ गया, एक इक्वेटोरियल पर आ गया, क्लियर, ये लीजिए। और मैं इसको आपको ध्यान से समझाता हूं, मैं लीजिए इसको ऐसे समझाता हूं मैं आपको। सपोज इस वाले कार्बन को मैंने P नाम दे दिया, इस वाले कार्बन को मैंने Q नाम दे दिया, इस वाले कार्बन को मैंने R नाम दे दिया और इस वाले कार्बन को मैंने S नाम दे दिया। तो जो S कार्बन है, S कार्बन वो इक्वेटोरियल साइड से अटैक करेगा तो P कार्बन कहां चला जाएगा, एक्सियल पे चला जाएगा। तो मैं ऐसे देखो, लिखो इसको, ये लीजिए, ये लीजिए, एक इधर और बाकी के कार्बन ये रहे। तो ये वाला कार्बन आपका S है, ये वाला कार्बन आपका P है और ये Q है और ये R है, क्लियर। और यहां पर इस जगह ये क्या लगा हुआ है,
OH, ये OH लगा हुआ है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। और फाइनली हमारे को ये लीजिए ये स्पीशीज मिलेगी। और जैसे ये स्पीशीज मिली, जैसे ही ये स्पीशीज मिली, हमारे को ये क्या बनाई जाएगी, कैसे बनाई जाएगी, ये लीजिए ये कार्बोनाइल हो गया और ये 5 मेंबर रिंग हो गई। और इसको मैं अगर जमा के लिखूं तो किस प्रकार से जमा के लिख सकता हूं कि ये 6 मेंबर रिंग कीटोन मैंने इस तरीके से बनाया और यहां से ये मैंने 5 मेंबर रिंग बनाई और यहां से ये मैंने कार्बोनाइल बनाया। ये लीजिए ये प्रोडक्ट हम लोगों को ऑब्टेन होता है, यानी कि साइक्लोहेक्सेनॉन और उसके साथ स्पाइरो एक 5 मेंबर रिंग हम लोगों को दिखाई देती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी भी साल एग्जाम के अंदर आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी 1,2 डाइऑल से हमारे को ये कीटोन ऑब्टेन होता है। क्लियर? उतारेंगे आप लोग। अब आप देखिएगा पिनिकोल पिनिकोलॉन के स्टीरियो केमिस्ट्री तो अब हम लोग समझ चुके हैं। अब मैं सेमी पिनिकोल पिनिकोलॉन रीअरेंजमेंट के अंदर स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स कैसे देखे जाते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। ओके, चलिए हेडिंग डालेंगे आप लोग, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ stereochemistry of pinacolon rearrangement, pinacolon rearrangement। ओके, देखो भाई सेमी पिनिकोलॉन रीअरेंजमेंट का स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होता है जरा आप देखिए। हम लोग जानते हैं कि सेमी पिनिकोलॉन रीअरेंजमेंट के अंदर हमारे को पता है कि एक OH ग्रुप होता है और एक लिविंग ग्रुप होता है। और हम ये जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए निकालना हमेशा लिविंग ग्रुप ही है, क्योंकि कंडीशंस लिविंग ग्रुप को निकालने वाली ही दी हुई होती है। तो यहां पर क्या निकालना है इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं है। चाहे कार्बोकेटाइन स्टेबल बने चाहे अनस्टेबल बने, कैसा भी बने, हमें तो लिविंग ग्रुप ही निकालना है। अब हमें केवल 3D देखनी है कि किस 3D से हमें प्रोडक्ट एक्चुअली बनाना क्या है। तो देखो भाई, अगर मैं यहाँ केस 1 लेता हूं, एक एक केस को जरा समझते चलेंगे। केस 1 क्या है देखेंगे। ये मैंने फ्लिपिंग रोक दी और मैंने कहा लिविंग ग्रुप एक्सियल पे है और ये OH भी एक्सियल पे है। ये लीजिए ये हमारे को मिल गया। क्लियर? अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये लिविंग ग्रुप क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ये लिविंग ग्रुप NH2 हो सकता है, ये लिविंग ग्रुप OTS हो सकता है। ये क्या है और इस पे डिपेंड करता है आपने किस प्रकार की स्पीशीज ली हुई है, हमें क्या दिया हुआ है। क्लियर? और हम ये भी जानते हैं अगर लिविंग ग्रुप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है तो फिर हमारे को निकालने के लिए इसको सिल्वर आयन लेना पड़ता है। क्लियर? ओके, अगर लिविंग ग्रुप NH2 है, यदि लिविंग ग्रुप NH2 है तो इसको निकालने के लिए हमारे को पता है हमें HNO2 दिया हुआ होगा, या मैं इसी को कह दूं NaNO2 प्लस HCl दिया हुआ होगा। और अगर लिविंग ग्रुप OTS है तो इसको निकालने के लिए हमारे को सोडियम बाई सल्फाइड के साथ हीटिंग साइन दिया हुआ होगा। क्लियर? तो डिपेंड करता है किस प्रकार का लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, उसके बेसिस पर हमारे को ये अलग अलग प्रकार की कंडीशंस मिल जाएंगी। ये हम लोग समझते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, निकालना हमेशा लिविंग ग्रुप भी ही है चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप ये जानते हैं कि चूंकि यहाँ जो लिविंग ग्रुप है ये एक्सियल पर है और इसका एंटी पेरिपेनर ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन बैक साइड से यहाँ अटैक करेगा। ओके, और एपॉक्साइड रिंग बनाएगा। अगर मैं इसको H1 दे दूं और इसको नाम H2 दे दूं तो देखिएगा क्या होगा आफ्टर द रिएक्शन। ये टर्शरी ब्यूटाइल ऐसे ही रहेगा, ये लीजिए, और यहां से ये मैं एपॉक्साइड रिंग बनाऊंगा। ये H1 की स्टीरियो यही रहेगी, लेकिन H2 जो इस वक्त इक्वेटोरियल पर है ये आफ्टर द रिएक्शन
एक्सियल पे चला जाएगा। बिकॉज लिविंग ग्रुप एक्सियल पे लगा है, इसलिए इसको निकालने के लिए OH का अटैक इक्वेटोरियल साइड से होगा और फाइनली हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो केस 1 हमने क्या सीखा कि अगर OH और लिविंग ग्रुप 1,2 ट्रांस एक्सियल होते हैं देन प्रोडक्ट इज एपॉक्साइड। दैट्स वन इज द केस 1। अब मैं बात करता हूं केस 2 की। जरा केस 2 को भी आप लोग समझेंगे। देखो केस 2 में कुछ है ही नहीं। अगर मैं यहां पर इन दोनों का स्टीरियो केमिस्ट्री क्या लगा दूं, मैं दोनों का स्टीरियो केमिस्ट्री 1,2 इक्वेटोरियल लगा दूं। ये लीजिए, ये लगा दी। अब आपको पता है कि लिविंग ग्रुप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या OTS, या मैं ये कह दूं कि NH2 कुछ भी हो सकता है। क्लियर? अब अगर ये इस प्रकार के स्टीरियो है और लिविंग ग्रुप इनमें से कुछ भी हो सकता है तो हमें पता है निकालना तो हमेशा लिविंग ग्रुप ही है। पर हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां ध्यान रखनी है वो ये है कि जो लिविंग ग्रुप के लिए ये वाला जो बॉन्ड है इसका एंटी पैरिपेनर ये होता है और इस लिविंग ग्रुप यानी कह दूं इस लिविंग ग्रुप ये लीजिए इसका एंटी पैरिपेनर ये कार्बन होता है। तो हम लोग समझ गए भैया, हम समझ गए जब ये निकलेगा तो इसके बैक साइड से ये कार्बन माइग्रेट करेगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑब्टेन विथ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। यही सिखाया था मैंने आपको कि अगर लिविंग ग्रुप इक्वेटोरियल पे निकलता है बाहर, इक्वेटोरियल से निकलता है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन हमें मिलता है और जैसे ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा हम लोग बनने वाला प्रोडक्ट ये लिखेंगे। ये टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया, ये लीजिए, और ये पॉजिटिव चार्ज, और ये लीजिए ये यहां से लोन पेयर H+ बाहर निकल जाएगा और 5 मेंबर्ड रिंग उस पे टर्शियरी ब्यूटाइल और ये CHO। इस 3D से हमें ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। आई थिंक मेरी बात आपको ये समझ में आ गई है। केस 1 और केस 2, केस 1 में एक्सियल स्टीरियो केमिस्ट्री और केस 2 के अंदर इक्वेटोरियल स्टीरियो केमिस्ट्री। क्लियर? आगे देखिएगा। अब मैं बात करता हूं केस 3 की। केस 3 को जरा आप समझिएगा। देखो भाई, केस 3 के अंदर मैंने क्या लिया है जरा देखेंगे। केस 3 में मैंने क्या कर दिया कि यहां OH और लिविंग ग्रुप को सिस स्टीरियो पे रखा, लेकिन सिस पे तो रखा बट लिविंग ग्रुप को मैंने इक्वेटोरियल पे रखा है। क्लियर? अगर लिविंग ग्रुप को इक्वेटोरियल पे रखा है तो आपको पता है लिविंग ग्रुप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या NH2 या OTS कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कंडीशन हम यहाँ लेंगे। अब हम ये जानते हैं कि यहाँ इक्वेटोरियल पर अगर लिविंग ग्रुप है तो निकलना तो लिविंग ग्रुप को ही है। इसका एंटी पैरिपेनर ये वाला बॉन्ड है, इक्वेटोरियल बॉन्ड का एंटी पैरिपेनर रिंग का कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है और इसका एंटी पैरिपेनर रिंग का कार्बन एटम होता है। हम ये बातें समझते हैं। अब जब भी कभी लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो ये बैक साइड से अटैक करेगा और जैसे ये बैक साइड से अटैक होगा प्रोडक्ट ऑब्टेन विथ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। हमारे को प्रोडक्ट रिंग कॉन्ट्रैक्शन के साथ ऑब्टेन होगा। इज इट क्लियर? और वो प्रोडक्ट मैं यहां ऐसे बना सकता हूं, ये लीजिए, ये लीजिए और ये टर्शियरी ब्यूटाइल। और फाइनली मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूं? मैं इससे कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, ये लीजिए, ये 5 मेंबर्ड रिंग, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप और ये CHO ग्रुप यहां पे लगाया जाएगा। ओके, ये बात हुई आपके केस 3 की। अब मैं आता हूं केस 4 पे। क्लियर? केस 4 पर ले लीजिए। केस 4 के अंदर अब मैंने क्या किया, OH और लिविंग ग्रुप को मैंने लगाया सिस स्टीरियो के साथ ही। OH एंड लिविंग ग्रुप को मैंने लगाया सिस स्टीरियो के साथ ही, लेकिन मैंने यहां OH को कहां लगाया? इक्वेटोरियल पर, और लिविंग ग्रुप को लगाया एक्सियल पे। ये लीजिए, बस मैंने इतना सा चेंज किया है। अब आपने ये जानते हैं ये H1 है और ये H2 है।
ये लीजिए, हमने हमारी इंफॉर्मेशन के लिए नामिंग डाल दी। अब आपको पता है निकलने वाला तो हमेशा लिविंग ग्रुप ही रहेगा। निकलने वाला कौन है? लिविंग ग्रुप ही है। अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिविंग ग्रुप है तो हमारे को यहाँ सिल्वर आयन मिलेगा। अगर NH2 लिविंग ग्रुप है तो NH2 की जगह यहाँ HNO2 मिलेगा NH2 को निकालने के लिए। और अगर OTS लिविंग ग्रुप है तो OTS को निकालने के लिए सोडियम बाइसल्फाइड हीटिंग साइन मिलेगा। अब यहाँ जो भी लिविंग ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग कंडीशन तो मिल जाएगी, बस आप तो आगे की चीज समझो कि जब ये लिविंग ग्रुप एक्सियल पे निकलेगा तो इसका एंटी पेरिपेनल पे जो H2 है ये इस बॉन्ड को लेके यहां से माइग्रेट करेगा। और जैसे ही ये स्टेप होगी ना, इस स्टेप के होने के बाद हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। H2 इक्वेटोरियल पे आ जाएगा, H1 एक्सियल पे चला जाएगा और ये OH और ये पॉजिटिव चार्ज। और उसके बाद में ये लीजिए, ये लोन पेयर यहां पर जाएंगे और हमारे को कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप देंगे। ये लीजिए, करेक्ट। तो केस 1 समझाया, केस 2 मैंने समझाया, केस 3 और केस 4 की कब और किस वक्त कैसी 3D होने पर OH और लिविंग ग्रुप की हमारे को क्या प्रोडक्ट बनाना है ये मैंने आपको समझा दिया। क्लियर? अब मैं इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, आप लोग समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। मैंने भी आपको केवल ये बताया है ना, कि किस प्रकार की 3D से हमें बनाना क्या प्रोडक्ट है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा मैं जरा आपसे वो डिस्कस कर लेता हूं। ओके, तो देखिएगा, मैं पहला सवाल लेता हूं, अब इस पर बेस्ड देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, अब मैंने क्या किया, मैंने साइक्लोहेक्सेन की सिस स्टीरियो केमिस्ट्री ली, साइक्लोहेक्सेन की सिस स्टीरियो केमिस्ट्री ली मैंने यहां पर। ओके, और साइक्लोहेक्सेन की सिस स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर मैंने OH लिया और ये लीजिए ये NH2 लिया। ये लीजिए, आ गई बात समझ में? OH और NH2 मैंने लिया यहां पर सिस स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ। और NH2 अगर लगा है तो मैं यहां HNO2 लूंगा। हमारे को देखना है क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ओके, चलिए, तो पहले तो ये देखो कि यहां पर हमारे को 1,2 सिस स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन है। क्या गिवन है? 1,2 सिस। और 1,2 सिस का क्या मतलब है ये हम लोग जानते हैं। चलो देखते हैं। देखो भाई, सॉल्व कर रहा हूं मैं इस सवाल को। पहले तो ये क्लियर हो कि 1,2 सिस का मतलब होता है एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, या एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल। 1,2 सिस का मतलब है एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल, और बोथ आर इंटरकन्वर्टेबल बाय द फ्लिपिंग। ये 1,2 सिस का मतलब होता है। आ रही है बात समझ में? तो 1,2 सिस का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, ये होता है बेसिकली 1,2 सिस का मतलब। ओके, अब मैं इस 1,2 सिस की मीनिंग को लेते हुए यूज में मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहां 1,2 सिस बनाऊंगा तो देखो मैं क्या बनाऊंगा, OH और ये NH2, ये लीजिए। और हम ये भी जानते हैं कि इसके अंदर जब फ्लिपिंग होगी, इसके अंदर जब फ्लिपिंग होगी तो ये NH2 एक्सियल पे चला जाएगा और ये OH इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। OH कहां चला जाएगा? इक्वेटोरियल पर। और NH2 कहां जाएगा? एक्सियल पर। पता है हम लोगों को। तो मैं आफ्टर द फ्लिपिंग, राइट, देखिए वैसे तो फ्लिपिंग से एक्चुअली ये ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे एक्चुअली। तो OH ऐसे आ जाएगा और NH2 ऐसे आ जाएगा। ये हम कंफर्मेशन में सीखेंगे, लेकिन मेरे को अभी इससे मतलब नहीं है क्या बनेगा। मैं तो एक बार आपको समझाने के लिए इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको प्रोडक्ट समझ में आ जाए बनाना। मैं कह दूं ये एक्सियल पे चला जाएगा और ये इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। ये लीजिए, मैंने ये बना लिया, है ना। स्ट्रक्चरली वही चीज है, आप लोग समझो। ये मैंने ऐसे बना लिया। अब अपने को ये देखना है कि क्या दोनों की पॉपुलेशन बराबर होगी या दोनों की पॉपुलेशन अलग अलग होगी। हमारे को केवल ये देखना है। क्लियर? अगर मैं दोनों की पॉपुलेशन की बात करूं तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों ग्रुप इक्वल साइज के हैं या अलग अलग साइज के हैं। तो हम ये कह दें कि चाहे ये OH ग्रुप हो और ये NH2 ग्रुप हो, ये ऑलमोस्ट सिमिलर साइज की होते हैं। क्लियर? तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पे कि OH और NH2 सिमिलर साइज के ग्रुप हैं। ये जो OH ग्रुप है
और ये जो NH2 ग्रुप है, इन दोनों की साइज कैसी है? सिमिलर साइज है, दोनों लगभग लगभग सेम साइज के ग्रुप होते हैं। तो OH और NH2 मैंने कहा ऑलमोस्ट सिमिलर साइज ग्रुप है। ये लीजिए सिमिलर साइज ग्रुप है। और अगर दोनों सिमिलर साइज के ग्रुप हैं तो इसका मतलब जितनी पॉसिबिलिटी OH के एक्सियल और NH2 के इक्वेटोरियल पर रहने की है, उतनी ही पॉसिबिलिटी OH के इक्वेटोरियल और NH2 के एक्सियल पे रहने की है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों की साइज में फर्क होता, एक बहुत बड़ा ग्रुप होता, एक छोटा ग्रुप होता, तो हम बहुत बड़े ग्रुप को इक्वेटोरियल पर लगाते और छोटे ग्रुप को एक्सियल पे लगाते, ये मोस्ट पॉपुलेटेड कन्फर्मर बनाते। लेकिन OH और NH2 अगर दोनों की साइज सेम है, यदि OH एंड NH2 दोनों की साइज ऑलमोस्ट सेम है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने किसको एक्सियल किसको इक्वेटोरियल पर लगाया है, किसको एक्सियल किसको इक्वेटोरियल पर लगाया है, बिकॉज बोथ हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। अगर ऐसी बात है तो हम ये कहेंगे ये दोनों 1:1 के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये दोनों कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? 1:1 के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। आगे बात समझ में? अगर ये दोनों 1:1 में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो देखो इससे अब मैं क्या आगे आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इसे देखेंगे आप लोग। यदि दोनों 1:1 में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, वो दोनों प्रोडक्ट भी आपस में बराबर बनेंगे। क्या बोला मैंने? वापस से देखना कि इससे जो प्रोडक्ट बनेगा और इससे जो प्रोडक्ट बनने वाला है, वो दोनों प्रोडक्ट भी आपस में बराबर बनेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये दोनों बराबर एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज OH और NH2 का दोनों का आकार बराबर है, इसलिए दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर बराबर एग्जिस्ट करेंगे। जितनी पॉपुलेशन इसकी है उतनी ही पॉपुलेशन उसकी है। क्लियर? आगे बात समझ में? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक्सियल पे OH को रखा है या आपने एक्सियल पे NH2 को रखा है, दोनों ही फॉर्म आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। रूम टेम्परेचर पर दोनों कन्फर्मर आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हैं और दोनों की पॉपुलेशन 1:1 है। अब मैं यहां आगे बढ़ता हूं। देखो मैंने यहां HNO2 लिया है और HNO2 क्या करेगा हम ये जानते हैं। HNO2 इसका डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा और डायजोनियम सॉल्ट बनने के बाद यहां से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। क्लियर? तो चलिए एक बार तो मैं ऐसे लिख देता हूं, ये मैंने इसका डायजोनियम सॉल्ट बना लिया, ये लीजिए, हो गया। और ये जो डायजोनियम सॉल्ट मैंने बनाया, अब यहां से ये N2 बाहर निकल जाएगा। क्लियर? और इसका रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और आफ्टर द रिंग कॉन्ट्रैक्शन हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर? चलिए अब मैंने HNO2 यहां पर भी ले रखा है। HNO2 जब मैं यहां लूंगा तो देखो इस NH2 का डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा और जैसे ये डायजोनियम सॉल्ट बन गया हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहां पे क्या होगा वो जरा देखेंगे, N2 बाहर निकलेगा और ये H माइग्रेट कर जाएगा और जैसे ये माइग्रेट करेगा हमारे को ये साइक्लोहेक्सेनॉन रिंग मिलेगी। तो हमारे को ये प्रोडक्ट मैंने कहा A है और ये प्रोडक्ट मैंने कहा B है और मैं ये कह रहा हूं ये दोनों प्रोडक्ट हमें 1:1 के अंदर मिलेंगे। ये दोनों प्रोडक्ट हमारे को बराबर मिलेंगे। तो देखो हमने अभी सीखा क्या था? हमने तो केवल यही तो सीखा था ना कि देखो इधर हमने यही तो सीखा था कि अगर लिविंग ग्रुप की 3D ये होती है, अगर लिविंग ग्रुप ऐसे होता है तो इसके एंटी पेरिपेनल पे जो भी ग्रुप होता है वो माइग्रेट करता है और अगर लिविंग ग्रुप इक्वेटोरियल पे होता है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्लियर? और देखो इसी का चीज को मैंने यहाँ पे काम में लिया। इक्वेटोरियल होने पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन के साथ प्रोडक्ट बनाया और एक्सियल होने पर इसके एंटी पेरिपेनल पे जो ये ग्रुप था मैंने इसको माइग्रेट करवाया और ये प्रोडक्ट बनाया। दोनों 1:1 में क्यों बने इसको समझाने के लिए मैंने आपको एक चीज पहले ही बता दी थी कि ये जिससे बना है और ये जिससे बना है, ये दोनों स्पीशीज 1:1 में है। अगर ये दोनों 1:1 में है तो दोनों प्रोडक्ट भी 1:1 के अंदर ऑब्टेन होंगे।
आ गई बात समझ में? ये बात हुई अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। अब मैं एक और सवाल आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखो सेकंड एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, इसको भी देखिए। अगर मैं यहां पर यही OH और NH2 लेता हूं साइक्लोहेक्सेन के साथ, मैंने वही OH लिया है, मैंने वही NH2 लिया है, लेकिन मैंने इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या रख दी आपके 1,2 ट्रांस, और 1,2 ट्रांस के साथ स्टीरियो केमिस्ट्री अगर मैंने ली है और फिर मैंने HNO2 की प्रेजेंस ली, अब हमें देखना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्लियर? अब एक बात बोलो यार, एक बात बताओ मेरे को, सॉल्यूशन मैं लिखता हूं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1,2 ट्रांस जो होते हैं इसका मतलब क्या होता है। 1,2 ट्रांस का मतलब होता है एक्सियल एक्सियल, और फ्लिपिंग के द्वारा ये एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल बाय द फ्लिपिंग। हमें पता है कि फ्लिपिंग चलेगी तो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 1,2 ट्रांस को ड्रॉ करता हूँ, आप समझना। तो 1,2 ट्रांस को जब मैंने ड्रॉ किया तो ये लीजिए, ये OH और ये NH2, ये 3D मैंने बनाई। इज इट क्लियर? और अब मैं जो कह रहा हूं वो समझना, फ्लिपिंग होगी तो ऑब्वियसली दोनों कहाँ जाएंगे, इक्वेटोरियल पर। अब फिर वही वाली बात, फ्लिपिंग के दौरान ऊपर वाला कार्बन नीचे जाएगा, नीचे वाला कार्बन ऊपर जाएगा, चेयर इन्वर्टेड चेयर बनती है। ये सब चीजें हम लोग फ्लिपिंग में सीख लेंगे। अभी तो मैं ये कह दूं कि मैं इसी को एक्सियल को मैं इक्वेटोरियल भी लिख सकता हूं। मैंने ऐसे लिख दिया बस, और कुछ नहीं करा। ये लीजिए, ये मैंने लिख दिया। क्लियर? अब मैं अगर आपसे ये कहूं, बताइए ये दोनों फॉर्म क्या इक्वली पॉपुलेटेड है या अनइक्वली पॉपुलेटेड है? तो हम कहेंगे यार यहाँ पर बल्कि ग्रुप जो हैं, यहाँ पर ये जो बल्कि ग्रुप है OH और NH2, ये दोनों एक्सियल पे हैं, और यहाँ पर दोनों बल्कि ग्रुप कहाँ है, इक्वेटोरियल पर है। तो ऑब्वियसली हम ये कहेंगे कि बल्कि ग्रुप जब एक्सियल पर होते हैं तो स्टेरिक रिपल्शन भी तो होता है, और अगर स्टेरिक रिपल्शन होगा इनके एक्सियल होने पर तो ये वाली पॉपुलेशन लेस पॉपुलेटेड होगी और ये वाली मोर पॉपुलेटेड होगी, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन कम रहेगा। क्लियर? तो मैं क्या बोलूंगा, ये वाली जो फॉर्म है ये मोर पॉपुलेटेड, ये वाली जो फॉर्म है वो कैसी है, मोर पॉपुलेटेड, और ये वाली जो फॉर्म है ये कैसी है, वो लेस पॉपुलेटेड है। क्लियर? अगर ये लेस पॉपुलेटेड है तो ये माइनर प्रोडक्ट देगी, और ये मोर पॉपुलेटेड है तो ये मेजर प्रोडक्ट हम लोगों को देने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां अब HNO2 की प्रेजेंस लेता हूं, जरा देखिएगा, अगर मैं यहां HNO2 की प्रेजेंस लेता हूं तो सबसे पहले तो ये जो NH2 है ना, ये डाइएजोनियम सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइएजोनियम सॉल्ट के अंदर। ये लीजिए, और हमें ये स्पीशीज मिलेगी। और उसके बाद में हमारे को ये पता है कि यहां से ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, और इसके एंटी पेरिप्लेनर पे ये OH है, ये बैक साइड अटैक करेगा और एपॉक्साइड रिंग हमारे को देगा, और यहाँ ये एपॉक्साइड रिंग मैंने ड्रॉ करी। लेकिन चूंकि ये एपॉक्साइड एक लेस पॉपुलेटेड कन्फर्मर से बन रही है, इसलिए मैं इस बनने वाले प्रोडक्ट को माइनर प्रोडक्ट नाम दूंगा। अब ऐसे ही देखिएगा, मैं इसे सॉल्व करता हूं। यहां पर भी मैंने HNO2 लिया। HNO2 क्या करेगा, HNO2 यहाँ इस NH2 का डाइएजोनियम सॉल्ट बनाएगा। ये लीजिए, ये मैंने डाइएजोनियम सॉल्ट बना लिया। करेक्ट? ये लीजिए, डाइएजोनियम सॉल्ट बनाने के बाद अब मैंने क्या किया है, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ इस बॉन्ड का एंटी पेरिप्लेनर ये वाला बॉन्ड है। क्लियर? और अगर मैं ये कहूं कि इस N2 का एंटी पेरिप्लेनर ये कार्बन है, तो अब क्या होगा, अब मैं ये कह दूं कि यहां पर ये लिविंग ग्रुप जब बाहर निकलेगा तो इसका एंटी पेरिप्लेनर ये वाला कार्बन
इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके रिंग कॉन्ट्रैक्शन देगा, और जैसे ही यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बाद हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब हमारे को ये पता है कि ये वाला जो प्रोडक्ट हमारे को मिल रहा है ना, ये मोर पॉपुलेटेड कन्फर्मर से मिल रहा है, इसलिए इस प्रोडक्ट को मैं मेजर कहूंगा। क्लियर? तो आपने देखा सवाल इस तरह से आते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, बताइए। दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ही बनेगा, कौन मेजर होगा, कौन माइनर होगा, ऐसे पूछ सकता है वो हम लोगों से। क्लियर? लेकिन हमने ये सब चीजें क्यों कर ली, कैसे कर ली? क्योंकि हमें पता है कि लिविंग ग्रुप की क्या 3D होने पर, OH की क्या 3D होने पर रिएक्शन कैसे होती है। अगर NH2 और OH लिविंग ग्रुप और OH12 ट्रांस एक्सियल है तो एपॉक्साइड बनती है, और अगर दोनों इक्वेटोरियल पर है देन प्रोडक्ट ऑब्टेन विद रिंग कॉन्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट रिंग कॉन्ट्रैक्शन के साथ में मिलता है। तो ये दो एग्जांपल मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बताए। फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल कैसे प्रोडक्ट्स बनाए ये मैंने आपको बता दिया है। एक बार आप इसको उतारो, फिर हम इसकी अच्छी प्रैक्टिस और करते हैं। देखो अब देखिएगा 1,2 ट्रांस डाइऑल में 1,2 ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री का आंसर मैंने कैसे निकाला ये आप लोगों को पता है। यहां पर दो प्रकार के प्रोडक्ट बने जिनमें एक मेजर और एक माइनर है। मेजर मोर पॉपुलेटेड से और माइनर लेस पॉपुलेटेड से हमारे को ऑब्टेन हुआ। अब जरूरी नहीं है कि हमसे सवाल सीधे ऐसे पूछे जाएंगे, हो सकता है हमसे ट्रांस डेकालिन के जंक्शंस देके और क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। जैसे मान लीजिए अब मैं बात करता हूं थर्ड एग्जांपल की। देखिएगा आप लोग, अगर हमारे को ऐसे एक ट्रांस डेकालिन जंक्शन दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ट्रांस डेकालिन जंक्शन के अंदर हमारे को पता है फ्लिपिंग एब्सेंट होती है। क्लियर? ये अभी हम लोग कंफर्मेशन एनालिसिस के अंदर सीखेंगे। ये मैंने एक ट्रांस डेकालिन जंक्शन बनाया और मैं कह रहा हूं ट्रांस डेकालिन जंक्शन के अंदर फ्लिपिंग एब्सेंट होती है, और मैंने इस ट्रांस डेकालिन जंक्शन में इधर देखेंगे OH और NH2 ग्रुप यहां पे लगा लिए। बहुत ध्यान से देखना, ये लगा दिया मैंने NH2 ग्रुप, ये लीजिए करेक्ट। यहां पर ये मैंने H लगा लिया, यहां पर ये लीजिए मैंने Me लगा लिया, और ये मैंने यहां OH ग्रुप लगा लिया। आप समझना बड़े ध्यान से। और यहां पर भी एक Me ग्रुप लगा लिया। ये कैसे भी 3D लिख दूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे 3D हमारे को दे दी गई। और मैंने कहा इसकी रिएक्शन हमने HNO2 के साथ करवाई। आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। ओके, और एक बार मैंने क्या किया, फोर्थ एग्जांपल देखेंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। एक बार मैंने क्या किया, यहां पर मैंने ये ट्रांस डेकालिन जंक्शन ही ली, समझना बहुत ध्यान से। और इस ट्रांस डेकालिन जंक्शन में मैंने NH2 यहीं रखी, NH2 ये H रखी, लेकिन मैंने यहां Me रखा, ये OH रखा, और यहां Me रखा, और मैंने इसकी रिएक्शन भी HNO2 के साथ करवाई। हमारे को देखना है क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। क्लियर? अब आप देखो मैं यहां कैसे सॉल्व करता हूं इन सवालों को। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां क्या किया, सबसे पहले HNO2 जब यहां रिएक्शन करेगा, देखना इधर, तो HNO2 करेगा क्या, हम कह दें HNO2 ये जो अमीनो ग्रुप है इसका डाइएजोनियम सॉल्ट बनाएगा। जैसे यहां डाइएजोनियम सॉल्ट यहां बना, ये लीजिए ये मैंने यहां डाइएजोनियम सॉल्ट बनाया, ये लीजिए करेक्ट, ये डाइएजोनियम सॉल्ट हमने यहां बनाया। और इस डाइएजोनियम सॉल्ट को बनाने के बाद इस 3D को मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया। अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा, चूंकि निकलने वाला ग्रुप हमेशा यहाँ N2 है, गुड लिविंग ग्रुप, तो N2 जैसे यहां से बाहर निकलेगा, आप देखो N2 के एंटी पेरिप्लेनर में एक्चुअली है कौन, हम कहेंगे N2 के एंटी पेरिप्लेनर पे ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है जो कि N2 के एंटी पेरिप्लेनर पे है, और ये OH यहां बैक साइड अटैक करेगा, समझना। और जब भी कभी N2 लिविंग ग्रुप और OH 1,2 ट्रांस एक्सियल होते हैं तो हमें पता है
एपॉक्साइड रिंग ऑब्टेन होती है। तो यहां हमारे को एपॉक्साइड रिंग ऑब्टेन होगी, और जैसे ये एपॉक्साइड रिंग हम बनाएंगे, इस एपॉक्साइड रिंग को हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। जरा देखेंगे आप लोग, मैं एपॉक्साइड रिंग को यहां पे कैसे बना रहा हूं। ये लीजिए, करेक्ट, ये Me ऐसे की ऐसे है, राइट। और जब मैं यहां एपॉक्साइड रिंग बनाऊंगा तो वो एपॉक्साइड रिंग ऐसे बनाई जाएगी। ये OH एक्सियल पे है बिल्कुल, और ये इस तरीके से बनाया जाएगा। और यहां ये मिथाइल ग्रुप, ये लीजिए, यहां पर आ जाएगा। और अगर इस वाले कार्बन का इक्वेटोरियल बॉन्ड इस एपॉक्साइड रिंग से सेटिस्फाई हो गया, तो बताइए जो H इक्वेटोरियल पर था, अब ये H इक्वेटोरियल से कहां चला जाएगा? हम कहेंगे यही H इक्वेटोरियल से, ये वाला H इक्वेटोरियल से एक्सियल पे चला जाएगा। क्यों चला गया? आप देखो, जब ये एक्सियल पे लगा लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, तो इसको निकालने के लिए OH इक्वेटोरियल साइड से अटैक करेगा, तो पहले से जो इक्वेटोरियल पर ग्रुप है वो कहां चला जाएगा? एक्सियल पे, और हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। यानी ये स्टीरियो इस प्रकार से लिखी जाएगी। ये हम लोगों को करना आना चाहिए। बताइए, कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आप देखिएगा एक चीज और, आपको इसमें अब इस वाले सवाल को भी सॉल्व करना आना चाहिए। लोग, अगर मैं यहां पर इसको सॉल्व करता हूं, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो HNO2 हमने लिया है, ये HNO2 इस अमीनो ग्रुप का क्या बनाएगा? डाइएजोनियम सॉल्ट। जैसे इसका हम डाइएजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये लीजिए, ये Me यहां पर है, क्लियर। अब आप देखिएगा, यहां से ये Me, ये OH, और ये यहां डाइएजोनियम आयन, और ये लीजिए, करेक्ट। अब आप देखना बहुत ही ध्यान से, अब यहां क्या होगा मुझे बताइए। लिविंग ग्रुप कौन है? हम कहेंगे लिविंग ग्रुप यहां पर N2 है, ये बाहर। लिविंग ग्रुप N2 जब बाहर निकलेगा, इसके एंटी पेरिटनर पे कौन है? इसके एंटी पेरिटनर पे ये मिथाइल ग्रुप है, और ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप यहां से माइग्रेट करेगा, ये लीजिए। और जब ये माइग्रेट करेगा, तो आपको पता है एक्सियल पे लगे हुए लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए ये मिथाइल इक्वेटोरियल साइड से अटैक करेगा। और अगर ये इक्वेटोरियल साइड से अटैक करेगा, तो देखो मैं इस प्रोडक्ट को कैसे बनाऊंगा, जरा आप ध्यान से समझिएगा। ये मिथाइल इक्वेटोरियल पे आएगा, ये लीजिए, और पहले से इक्वेटोरियल पर H लगा हुआ था, वो एक्सियल पे चला जाएगा। ये मिथाइल ऐसे की ऐसे रहेगा, और ये कार्बोनाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि फोर्थ एग्जाम्पल का प्रोडक्ट ये बनेगा। उतारेंगे आप लोग। अब देखिए, इसी पर बेस्ड और मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। देखो, फिफ्थ एग्जाम्पल देखेंगे अब आप लोग। अगर मान लीजिए अब हम लोग जो डेकालीन ले रहे हैं, उस डेकालीन में मैंने लिविंग ग्रुप को इक्वेटोरियल पे लगा दिया, ये लीजिए, ये OH है, Me है, और ये Me है, और HNO2 के साथ हमने इसकी रिएक्शन करवाई, ये लीजिए। हमारे को देखना है कि क्या प्रोडक्ट यहां पर ऑब्टेन होगा, क्लियर। तो देखिएगा, अगर हम यहां सबसे पहले तो HNO2 अगर ले रहे हैं, तो HNO2 यहां इस NH2 का डाइएजोनियम सॉल्ट बनाएगा, ये हम लोग समझते हैं। जैसे इस NH2 का डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा, ये लीजिए, ये डाइएजोनियम सॉल्ट इक्वेटोरियल पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इक्वेटोरियल पे जब ये डाइएजोनियम सॉल्ट बनाया गया, उसके बाद यहां पर ये OH, ये Me है, और यहां पर भी ये Me है, ये लीजिए, ये मैंने बना लिया। ओके, अब आप देखिए कि यहां लिविंग ग्रुप जो है वो इक्वेटोरियल पे लगा हुआ है। ये लिविंग ग्रुप
इक्वेटोरियल पे लगा है। बहुत ध्यान से समझना। और मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको क्या सिखाया है कि यहाँ जो डीलिंग हो रही है ना, वो इस 1-2 सिस्टम पे हो रही है, इस 1-2 सिस्टम पे डीलिंग हो रही है। ये 1-2 सिस्टम है जिस पर डीलिंग हो रही है। एक पर OH लगा है और एक पर लिविंग ग्रुप लगा है। अब मैं आपसे जो कह रहा हूं वो जरा देखिएगा। अगर मैं कह दूं भाई इसका एंटी पेरिप्लेनर कौन है, इसका एंटी पेरिप्लेनर कौन है, इस बॉन्ड का एंटी पेरिप्लेनर कौन है, तो हम जानते हैं इसका एंटी पेरिप्लेनर ये वाला बॉन्ड है। याद करो, इसका एंटी पेरिप्लेनर ये वाला बॉन्ड है। इक्वेटोरियल का एंटी पेरिप्लेनर रिंग का कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है। और ये जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप जो है, इसका एंटी पेरिप्लेनर कौन है, मतलब ये जो लिविंग ग्रुप है दैट इज द इक्वेटोरियल ग्रुप, इसका एंटी पेरिप्लेनर रिंग का ये कार्बन एटम है। अरे ये जो लिविंग ग्रुप है ना, ये जो लिविंग ग्रुप है, इसका एंटी पेरिप्लेनर ये जो है रिंग का कार्बन एटम है। ये सब कुछ मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में ही क्लियर कर दिया था आप लोगों को। ओके, तो यहां इसका एंटी पेरिप्लेनर ये रिंग का कार्बन है। तो अब आप देखेंगे जरा, क्या खेल यहां हो रहा है। जब ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, जब ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है तो इसका एंटी पेरिप्लेनर ये कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेता है और यहां बैक साइड से अटैक करता है। ये लीजिए, करेक्ट, यहां पर ये स्टेप्स होंगे। ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा और लिविंग ग्रुप के बाहर निकलने के बाद यहां से ये कार्बन बैक साइड से अटैक करेगा। और जैसे ही ये स्टेप्स हुए, आप देखिएगा इन स्टेप्स के होने के बाद क्या होगा। ये ऐसे की ऐसे रहेगा, ये लीजिए, दैट इज द 6 मेंबर रिंग। ये ऐसे की ऐसे रहेगा, ये कार्बन ऐसे हो गया। और एक्चुअली इस कार्बन से, यानी कि इस कार्बन से कौन बॉन्ड बना चुका है, ये वाला कार्बन बॉन्ड बना चुका है, ये वाला कार्बन बॉन्ड बना चुका है। जैसे ही ये वाला बॉन्ड बना, ये 5 मेंबर्ड रिंग बनी। समझना, अब इस 5 मेंबर्ड रिंग में इस वाले कार्बन पर कौन लगा है, ये कार्बन, और इस पे Me और OH, जिसको मैं बाहर की तरफ लिख दूंगा। ये पोर्शन मैंने बाहर की तरफ बना लिया, ये वाला पोर्शन मैंने बाहर की तरफ बना लिया। ये लीजिए, ये बाहर की तरफ बना लिया। और यहां मैंने ये Me लिख दिया, ये OH लिख दिया और ये पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ये यहाँ मिथाइल ग्रुप लगाई है। क्लियर, ये सब चीजें हो गई यहां पर। और फाइनली हमारे को ये पता है कि यहां ये OH इस लोन पेयर को देगा, ये लीजिए, और ये कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ग्रुप। और मैं इस प्रोडक्ट को ऐसे लिख लूं, ये लीजिए, ये 5 मेंबर्ड रिंग और ये COCH3 ग्रुप हो गया और यहाँ ये मिथाइल ग्रुप हो गया। ये लीजिए, एक 6 मेंबर्ड रिंग और एक 5 मेंबर्ड रिंग का एक फ्यूजन का प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें बाहर की तरफ COCH3 ग्रुप लगे हुए हैं। ये मैंने 5th एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करके बताया। अगर मैं यहाँ 5th एग्जाम्पल की जगह ये 6th एग्जाम्पल लूं, देखो तो सेम, ये लीजिए 6th एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, ये वही डेकालीन ली मैंने, ये लीजिए, वही इक्वेटोरियल पे मैंने NH2 लिया, ये H मैंने लिया, यहाँ Me लिया, राइट। और इधर देखो, यहाँ देखो, पिछले वाले सवाल के अंदर तो मैंने क्या करा था, पिछले वाले सवाल के अंदर मैंने OH को एक्सियल पे रखा था और Me को इक्वेटोरियल पे रखा था। क्लियर, इस सवाल के अंदर मैं Me को एक्सियल पे रखता हूँ और OH को इक्वेटोरियल पे रख देता हूं, बस ये चेंज किया है। इधर देखो OH एक्सियल पे था और यहां पर OH इक्वेटोरियल पर Me एक्सियल पे कर दिया गया है। और अब हमारे को ये देखना है कि अगर इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ करवाई जाती है तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, ये हम लोगों को पूछा गया है। क्लियर, यहां पर बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा अगर यहाँ ये 3D है। तो हम लोगों को ये चीज पता है कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि एक्चुअली OH और Me कैसे हैं, बिकॉज वी नोज वेरी वेल कि जब आप HNO2 लेंगे तो HNO2 लेने के बाद ये जो NH2 है, एक्चुअली ये NH2
ये जो NH2 है इसका डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, ये लीजिए। और जैसे ही डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा आगे की सारी कहानी बिल्कुल वही होगी। ये लीजिए, ये डाइजोनियम सॉल्ट बना दिया, ये Me बना दिया। अब इससे कहीं कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आपका ये स्टीरियो क्या है। इस स्टीरियो से मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? बिकॉज जब ये N2 जाएगा तो इसके एंटी पेरिप्लिनर का ये वाला कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके और ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और जैसे ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा हमारे को वही प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये लीजिए, एक 6 मेंबर्ड रिंग और एक 5 मेंबर्ड रिंग, ये Me है यहाँ पे, और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोडक्ट हम लोगों को ऑब्टेन होगा। क्लियर? तो 6 नंबर एग्जांपल और ये 5th नंबर एग्जांपल, दोनों के प्रोडक्ट हमारे को सेम मिलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उतारेंगे आप लोग। अब देखिएगा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर ये सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं एक बार। पहले मैं 8th नंबर एग्जांपल सॉल्व कर देता हूं, सिंपल। इसमें कोई स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स तो है नहीं, सिंपल सा सवाल है। क्या किया गया है? सिल्वर आयन लिया गया है, और जब भी कभी सिल्वर आयन लिया जाएगा यहाँ, तो सिल्वर आयन यहाँ से क्लोरीन लेगा। जब क्लोरीन ली जाएगी तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी आएगी। अब डेफिशिएंट सेंटर के पास वाला ये एटम अल्फा है, और यहां से ये अल्फा कार्बन जो है ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और रिंग एक्सपेंशन देगा, और जैसे ये रिंग एक्सपेंशन देगा हमारे को ये 4 मेंबर्ड रिंग मिलेगी। इस नाइट्रोजन पर ये AR ग्रुप यानी PH ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ ये OH और ये पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। फाइनली हम ये कह दें ये यहाँ से लोन पेयर आएगा और इट विल कन्वर्ट इनटू द अमाइड। इस N पे ये PH कह दूं, AR कह दूं, एक ही बात है, और ये कार्बोनाइड। ये लीजिए, अमाइड फॉर्मेशन हम लोगों को मिलेगी। ये लीजिए, करेक्ट। तो 8th एग्जांपल में तो हमारे को अमाइड मिल गई। अब मैं बात करता हूं 7th एग्जांपल की। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है 7th। देखो, सबसे पहले तो इस 7th एग्जांपल में हमने ये जो साइक्लोहेक्सेन ली है ना, हमें इसका चेयर फॉर्म बनाना पड़ेगा, बिकॉज हम स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हम चेयर फॉर्म ड्रॉ ना कर लें। तो जब मैं इसका चेयर फॉर्म ड्रॉ करूंगा, ये लीजिए, ये चेयर फॉर्म ड्रॉ करा मैंने, तो मैं यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल को ये लीजिए यहाँ पे लगाऊंगा, और यहाँ लगाने के बाद अब मैं यहाँ OH को इक्वेटोरियल पे लगाऊंगा, ये Me एक्सियल पे लगाऊंगा, ये Me इधर एक्सियल पे, और ये OH यहाँ लगाऊंगा। ये लीजिए, अब हमारे को ये पता है कि यहाँ पर दोनों OH कहाँ पर हैं? दोनों के दोनों OH इक्वेटोरियल पर प्रेजेंट है। जब दोनों OH इक्वेटोरियल पर होते हैं तो क्या होता है ये हम लोगों को पता है। मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं आप लोगों को। जब दोनों OH की स्टीरियो इक्वेटोरियल पे होती थी तो देखिएगा मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था जब दोनों OH की स्टीरियो केमिस्ट्री इक्वेटोरियल पर थी तो कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम लोग बना रहे थे। ये लीजिए, ये दोनों OH इक्वेटोरियल पर, जब दोनों OH इक्वेटोरियल पर हैं तो हम लोग प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं विथ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये लीजिए, करेक्ट। तो यहां पर जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा वो रिंग कॉन्ट्रैक्शन के साथ मिलेगा, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ओके, तो यहां पर सबसे पहले प्रोटोनेशन हुआ। दोनों OH में से किसी भी एक OH पर आप प्रोटोनेशन करवा दीजिए। जैसे ये प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन के बाद ये लीजिए, ये साइक्लोहेक्सेन, ये टर्शियरी ब्यूटाइल, ये प्रोटोनेशन हो गया, ये यहाँ पे Me हो गया, ये OH हो गया, और ये Me हो गया, करेक्ट। अब आप देखिएगा यहाँ पर अब लिविंग ग्रुप H2O बाहर निकलेगा और इसके जस्ट एंटी पेरिप्लेनर पे ये लीजिए ये बॉन्ड है, और लिविंग ग्रुप का एंटी पेरिप्लेनर ये रिंग का कार्बन एटम है। जैसे ही यहाँ से ये बाहर निकलेगा, इसका
बैक साइड अटैक होगा। और जैसे ये बैक साइड अटैक हुआ, देखिएगा इससे हमारे को क्या स्पीशीज मिली है वो जरा देखो। ये 5 मेंबर्ड रिंग, ये लीजिए, ये टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया, यहां से ये Me है, और इसी कार्बन पर हमारे को ये मिल गया COMe, या इसको मैं एक बार इस तरीके से बना देता हूं, इसी कार्बन पर ये OH है, ये Me है, और यहां पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? और यहां से फाइनली ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर, और हमारे को ये कीटोन और Me दोनों एक ही कार्बन पर मिलेंगे। तो मैं कहूंगा ये 5 मेंबर्ड रिंग, ये टर्शियरी ब्यूटाइल, ये C डबल बॉन्ड OMe, और यहां पर ये Me ग्रुप इसी कार्बन पर लगा हुआ है। ये लीजिए, आफ्टर द रिएक्शन 7th एग्जांपल के अंदर हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। रिंग कॉन्ट्रैक्शन के साथ हमारे को कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर? ये लीजिए, ये सवाल दोनों मैंने आपको सॉल्व कर दिए, बता दिए हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स। देखो भाई, अब इन एग्जांपल्स को आप लोग सॉल्व करेंगे। नंबरिंग आ रही है 7th और 8th। ये लीजिए एग्जांपल नंबर 9। देखो भाई, 9th नंबर एग्जांपल में क्या किया हमने, डेकालिन जंक्शन ली, करेक्ट, और मैंने OH और NH2 को 1,2 ट्रांस पे लगाया, और मैंने यहां ये ट्रांस डेकालिन ली ताकि फ्लिपिंग हम रोक सकें, और इसकी रिएक्शन मैंने HNO2 से करवाई। क्लियर? 10th एग्जांपल लिया हमने। 10th एग्जांपल में देखो क्या किया है। 10th एग्जांपल में मैंने वही ट्रांस डेकालिन ली है, ये लीजिए, क्लियर, और मैंने यहां पर OH और NH2 इस प्रकार से बना दिए ट्रांस, के लीजिए, और वही रिएक्शन मैंने इसकी HNO2 के साथ करवाई है। क्लियर? आगे देखिएगा, 11th नंबर एग्जांपल लेता हूं मैं। देखो 11th नंबर एग्जांपल में मैंने वही ट्रांस डेकालिन बनाई है, ये लीजिए, लेकिन मैंने इसमें OH और NH2 की स्टीरियो सिस बना दी। करेक्ट? और आपको ये बताना है कि ट्रांस के बाद सिस स्टीरियो केमिस्ट्री जब यहां लगाई गई तब प्रोडक्ट क्या बनेगा। और 12 नंबर एग्जांपल, ये लीजिए, वापस से मैंने OH और NH2 की स्टीरियो केमिस्ट्री सिस बनाई ट्रांस डेकालिन जंक्शन में, लेकिन मैंने वो सिस स्टीरियो कुछ इस प्रकार से बना ली। ये लीजिए, आपको बताना है यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये लीजिए, ठीक है। ये 9th, 10th, 11 और 12th नंबर एग्जांपल, ये आपको विथ 3D फटाफट सॉल्व करके बता देंगे। देखिए 9th, 10th और 11th, 12th ये सवाल हम बहुत आराम से कर सकते हैं। कब? जब हमारे को इनकी 3D अरेंज करना आती है, और 3D अरेंज करना कन्फर्मेशनल एनालिसिस में हम लोग सीखते हैं, राइट। 3D अरेंज, देखिए मैं सबसे पहले 9th एग्जांपल सॉल्व करता हूं। सबसे पहले ट्रांस डेकालिन बनाता हूं। ये ट्रांस डेकालिन मैंने यहां पर बनाई, और यहां पर ये H और ये H मैंने यहां लगा लिया, करेक्ट। अब आप ध्यान से देखिए, ये H और ये OH 1,3 सिस है, और 1,3 सिस का मतलब क्या होता है, या तो एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। अब ये ऑलरेडी H एक्सियल है तो ये भी एक्सियल में आएगा। और अब आगे मैं NH2 की बात करता हूं तो ये 1 2 3 4 1 4
ट्रांस है। 1/4 ट्रांस का मतलब होता है एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ये ऑलरेडी एक्सियल है तो NH2 यहां पर भी एक्सियल ही आएगा। ये लीजिए, अब चाहे आप स्टीरियो इसके रेस्पेक्ट में चेक करो चाहे इसके रेस्पेक्ट में चेक करो, एक ही बात है। ये 1 2 3 1/3 है और 1/3 को क्या बोला जाता है, एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ये ऑलरेडी एक्सियल है तो ये भी एक्सियल आएगा। तो 3D कैसे भी लगाओ आपके पास यही 3D आएगी। आप जनरेट चाहे इसके बेसिस पर करो या इसके अकॉर्डिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, यही 3D जनरेट होगी। अब जब आप यहाँ HNO2 से रिएक्शन कराते हो तो HNO2 से रिएक्शन कराने पर ये NH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, N2 में, यानी ये मैं साथ के साथ डायजोनियम भी बना लेता हूं। करेक्ट, मैंने 3D भी जनरेट कर ली और डायजोनियम सॉल्ट भी बना लिया। अब डायजोनियम सॉल्ट बनाने के बाद हमारे को ये पता है कि ये निकलेगा, बट इसके एंटी पेरिपेनर में एक्चुअली ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ इपॉक्साइड रिंग हमारे को ऑब्टेन होगी। और ये इपॉक्साइड रिंग मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, ये लीजिए, ये H और यहाँ ये इपॉक्साइड। और इस इपॉक्साइड को अगर मैं वापस से ऐसे ही लिखूं तो देखो मैं क्या लिखूंगा, ये लीजिए, यहां पर ये H है, ये H है, करेक्ट। और यहां से जब ये NH2 निकल रहा है तो इपॉक्साइड वेज साइड से OH अटैक करेगा और इपॉक्साइड बनाएगा, ये लीजिए, मैं यहां ये इपॉक्साइड लिख सकता हूं। और वैसे करूं तो आप देखो यहां ये वाला बॉन्ड एक्सियल है, ये वाला बॉन्ड भी एक्सियल है, करेक्ट। आ गई बात समझ में? ये हो जाएगा। और इधर से ये लीजिए ट्रांसडेकालीन और यहां ये प्रोडक्ट मिलेगा, करेक्ट। आप देख लीजिए स्टीरियो चाहे इससे जनरेट कर लीजिए, ये एक्सियल है, ये भी एक्सियल है, ये एक्सियल, ये एक्सियल, इधर से ये एक्सियल है, ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है। और 1/3 एक्सियल इक्वेटोरियल ट्रांस होता है, ये ट्रांस है, ये इक्वेटोरियल है। इस प्रकार से हम ये 3D जनरेट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं 10th नंबर एग्जांपल की। बहुत सिंपल है 10th नंबर एग्जांपल। पहले मैं इस 10th नंबर एग्जांपल में ये 3D बनाता हूं, ये लीजिए, जैसे मैंने ये 3D बनाई, ये H है, ये H है, ये ट्रांस है 1/3 तो ये एक्सियल तो ये इक्वेटोरियल है, इधर से ये भी इक्वेटोरियल पे आएगा। और मैं यहाँ डायजोनियम सॉल्ट बना के रखता हूँ। जैसे आप ये डायजोनियम सॉल्ट बनाओगे, अब आपको आराम से ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ से जब ये लिविंग ग्रुप निकलेगा तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब आप रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवाओगे तो ये 6 मेंबर रिंग के साथ ये 5 मेंबर रिंग मिलेगी और यहाँ पे ये CHO ग्रुप हमारे को ऑब्टेन हो जाएगा। ये लीजिए, ये प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा। और अब मैं बात करता हूं 11th नंबर एग्जांपल की। 11th नंबर एग्जांपल बहुत ही आसान एग्जांपल। देखो 11th नंबर एग्जांपल में भी मैं यहां पर सबसे पहले डेकालीन जनरेट करता हूं। ये डेकालीन मैंने बनाई, यहां पर ये H और ये वाला H एक्सियल पर है। अब ये सिस है, इसका मतलब ये OH एक्सियल पे आएगा और इधर से ये NH2 इक्वेटोरियल पे आएगा। ये 3D जनरेट करना हम कंफर्मेशन में सीखेंगे, करेक्ट। आगे जाके फिर मैंने यहाँ HNO2 से इस NH2 का क्या बनाना है, डायजोनियम सॉल्ट बनाना है। ये लीजिए, डायजोनियम सॉल्ट मैं बना के तैयार रखता हूँ, ये लीजिए। अब डायजोनियम सॉल्ट जो ये मैंने यहाँ बनाया है, यहाँ से N2 बाहर निकलेगा और N2 जब बाहर निकलेगा तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जैसे ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये 6 मेंबर्ड रिंग, ये 5 मेंबर्ड रिंग और ये CHO ग्रुप हो गया यहां पर, और यहां पर ये H मेंटेन रहेगा। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन के साथ हमारे को यहां ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। आगे देखिएगा, आगे देखेंगे। आगे मैं आपको समझाता हूं। यहां से पहले मैं इसको ड्रॉ करता हूं। जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा, ये लीजिए, ये हो गया, ये डेकालीन H, ये H, यहाँ OH इक्वेटोरियल पे आएगा
और NH2 एक्सियल पे आएगा। एक्चुअली इसकी 3D ये बनेगी, और जब आप ये 3D बनाओगे, आप ध्यान से देखना, ये H एक्सियल पे आएगा। अब मैं यहां पर इस NH2 का डायजोनियम सॉल्ट बना के रखता हूं, ये लीजिए। अब यहां क्या होगा, जब ये N2 बाहर निकलेगा तो इसके एंटी पेरिपेंडल पे ये H है जो माइग्रेट करेगा, और जैसे ये H माइग्रेट करेगा ना, तो हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन होगी, ये लीजिए, और ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये लीजिए, ये मैंने बात करी यहां 9, 10, 11 और 12 नंबर एग्जाम्पल की। ओके, तो अगर अपने को ये 3Ds जनरेट करनी आती है ना, तो उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और 3D जनरेट करना अभी हम, और जब कंफर्मेशन आज कल और परसों की क्लास लेंगे तो ये सब चीजें हमारे को करनी आ जाएगी। ओके, कल की क्लास के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। जब हम कंफर्मेशन एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें हमारे को 3D वगैरह लगानी आ जाएगी। ओके, चलिए, वैसे मैक्सिमम लोगों को पता है, काफी कुछ चीजें हम लोग कर चुके हैं इनमें। ओके, चलिए, तो ये बात हुई आपके स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पिनिकोल पिनिकोलॉन एंड सेमी पिनिकोल पिनिकोलॉन रीअरेंजमेंट की। क्लियर? तो कार्बोकेटाइंस में हमने काफी कुछ रिएक्शंस कवर कर ली हैं। अब केवल एक रिएजेंट हम लोगों को DDQ देखना है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, और देन कार्बोकेटाइन के बाद हम लोग नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्टार्ट कर देंगे अगली क्लास के अंदर। आज हम यहीं तक रखेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।